हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दाओ Under the socialistic order, Soviet Union had made great progress in the different fields and it was able to establish itself as a superpower in the world, but soon the weakness of Soviet system had come to the light such as तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है आपने कि भाई सोवियत यूनियन ने शुरू शुरू में तो सोशलिस्टिक सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की और ये एक टाइप का सुपर पावर बन गया, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा वैसे वैसे ये जो सोवियत सिस्टम है या सोशलिस्टिक सिस्टम है इसमें कई प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन रिजीम हो गया था, अपनी मन मर्जी करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी चलती थी, जो वो चाहेगी करेगी और कोई पूछताछ नहीं थी, ठीक है ना। अंडर सोशलिस्टिक ऑर्डर totalitarian regime was established in Soviet Union under which the individual freedom was lost। totalitarian regime बन गया था। totalitarian regime क्या होता है? तानाशाह टाइप, समझ की बात। जो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, जो एलिट्स हैं, उन्हीं की चलेगी, बाकियों की चलेगी नहीं और इंडिविजुअल फ्रीडम को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, वो तो खरी खत्म ही होगी, जो सरकार चाहेगी अपनी मनमर्जी करेगी। His free will was almost finished। जो कोई भी बंदा उसकी फ्री विल तो खत्म कर दी। As a result of it, the difference between the personal life and the public life was almost mitigated। खत्म कर दिया गया। हमारी पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ क्या है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। समझ की बात। पर्सनल नाम का कुछ नहीं रह गया। इन टोटलिटेरियन regime, emphasis is made on duties and no importance was given to rights and state becomes omnipotent। तो जब भी टोटलिटेरियन रिजीम्स आ जाते हैं उसमें ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और जो इंडिविजुअल हैं उनके राइट्स की बात ही नहीं की जाती और स्टेट ओमनीपोटेंट हो जाती है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाती है ताकि वो इंडिविजुअल के ऊपर हावी रह सके। समझ की बात। सेकेंड पॉइंट आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वर मेयर एंड आई वॉश। सोशलिस्ट रिजीम के अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, मगर वोटिंग की जो थी, वोटिंग की पावर्स दी गई थी, मगर वो एक सिर्फ आंखों का धोखा होता है। टोटलिटेरियन रिजीम्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है। दाउ द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर मेड इन सोवियत यूनियन अंडर विच एवरी मैन एंड वुमेन हु was 18 years of age or above was given right to vote। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो किया गया जिसके अंदर आता है कि 18 साल या उससे ऊपर का बंदा वोट डाल सकता है, या लेडीज मतलब जेंट्स एंड लेडीज दोनों वोट डाल सकते हैं। बट द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन सोवियत यूनियन वर जस्ट एन आई वॉश। मगर जो भी बंदे चुन के आते थे वो भी कम्युनिस्ट होते थे, क्योंकि सारी कम्युनिस्ट पार्टियां ही होती थी और कोई पार्टी अलाउड ही नहीं थी। समझ की बात। अपोजिशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये भी तो एक टाइप का मतलब खराब सिचुएशन ही है ना। इन सोवियत यूनियन इलेक्शंस वर कंटेस्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ओनली एंड द वोटर्स वर बाउंड टू कास्ट देयर वोट्स टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ओनली। अब सारे के सारे जो बंदे खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में वो भी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। एक ही पार्टी के बंदे खड़े हो रहे हैं, चाहे इसको वोट डालो उसको वोट डालो, वो तो भाई एक ही पार्टी है ना। तो जब वो ऊपर जाएगी तो वो एक ही काम करेगी। समझ की बात। अपोजिशन तो थी ही नहीं। तो ये तो सिर्फ धोखा था कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। इस कंट्री में, यूएसएसआर में, जो जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की बात चलती थी वो तो होती ही नहीं थी। डेमोक्रेसी तो समझ लो खत्म ही थी। कैसे? In Soviet Union, there was absence of democratic freedoms such as freedom of speech, expression, freedom to form organization, freedom to express dissent, etc। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने व्यूज, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट of which the socialistic democracy in Soviet Union was just an eyewash। इस वजह से सिर्फ ये जो उन्होंने जो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी बनाई हुई थी ये एक आंखों का धोखा था, असल में तो डेमोक्रेसी थी ही नहीं। इट वॉज सेड अबाउट द सोवियत यूनियन दैट sufficient was given to eat but no freedom to bark। ऐसा माना जाता है
कि सोवियत यूनियन खाने के लिए तो बहुत कुछ देती थी मगर भौंकने की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसी कहावत है, मैं नहीं कहता, ये हार्श वर्ड यूज नहीं करता मैं, ठीक है। तो खाने के लिए तो बहुत दे देती थी, सफिशिएंट अमाउंट दे देती थी, बट बोलने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ऑटोक्रेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स की चलती थी भाई, जो हाई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल है वही सारी की सारी करप्शन करते थे, सब कुछ वही कंट्रोल करते थे। In Soviet Union, there was dominancy of bureaucracy, which was not responsible to the people for the use of its power. अब ब्यूरोक्रेसी सारे काम करेगी गवर्नमेंट के, मगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं मानी जाती थी। समझ गई बात। मोस्ट ऑफ द हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होल्डिंग हाई ऑफिसेज वर द high office bearers of the communist party and they had no respect for the people's sentiment. most of the जो bureaucrats हैं उनको नौकरियां कैसे मिली? वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के ही बंदे थे वो, और उन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बंदे थे उन्हीं को ब्यूरोक्रेट्स बना दिया। और वो लोगों के लिए जवाबदेह थे नहीं, सारे के सारे ऑफिसेज वही कंट्रोल करते थे और लोगों की बातों का वो क्या कहते हैं कोई फॉलो नहीं करते थे। लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एकदम से फॉलो नहीं करते थे और वो लोगों की बात सुनते ही नहीं थे। समझ की बात। अपनी करप्शन वगैरह करते थे। For the use of their power, they were responsible only and ओनली मैंने क्या लिखा है, ओनली एंड ओनली बिफोर द कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के आगे ही वो जवाबदेह होते थे, क्योंकि एक ही पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी से ही तो निकल के वो बंदे आए हैं, तो वो उनसे पूछेगी क्यों? समझ की बात। बिसाइड्स दिस, मुझे इस बात से एक बात याद आई। मेरे पास कई बच्चे आते पढ़ने, तो वो कहते कि हमने अपनी क्लास टीचर की कंप्लेंट की कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती। तो जब क्लास टीचर की कंप्लेंट प्रिंसिपल से की तो वही भाई वो प्रिंसिपल की सिफारिश पे तो लगी है। तो जब प्रिंसिपल की सिफारिश पे टीचर लगी है तो वो प्रिंसिपल उसकी कंप्लेंट क्यों लेगा? तो वही वाली बात यहाँ मुझे याद आ गई, ठीक है। बिसाइड्स दिस, opposite to the socialistic principles, they were leading luxurious life, as a result of which they had established themselves as a separate class in a classless society. इस बात को ध्यान से समझना। एक तरफ वो कहते हैं कि सोशलिज्म है, एक तरफ वो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, दूसरी तरफ वो इतनी करप्शन करके लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और अपने आप को एक अलग ही क्लास में ले गए हैं। बल्कि मार्क्सिज्म कहती है या सोशलिज्म ये कहती है कि देयर शुड बी क्लासलेस सोसाइटी, कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, अपर क्लास लोअर क्लास। तो एक तरफ मार्क्सिज्म कह रही है कि भाई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होनी चाहिए, एक तरफ इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना के करप्शन करके अपने आप को हाई क्लास बना लिया है। समझ की बात। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो इस वजह से भी जो सोवियत यूनियन है उसकी काफी बदनामी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप थी, ये सबको पता है। द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन had recognized the monopoly of communist party over the political power and no other party was recognized। जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया था उस टाइम पे उन्होंने, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी की मोनोपोली होगी और सारी की सारी पॉलिटिकल पावर उसी के हाथ में आती थी, कोई और अपोजिशन होता ही नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, in Soviet Union, everything was under the control of Communist Party and nothing could be done against the wishes of the party। इस वजह से सब कुछ सोवियत यूनियन में जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आता था और उसके खिलाफ कोई काम कर ही नहीं पाता था, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं थी। इन common terminology we can say that in Soviet Union no difference was made between the state government and Communist Party। भाई स्टेट अलग है, जो पार्टीज हैं वो अलग है और गवर्नमेंट अलग है, मगर यहाँ तीनों के तीनों चीजें एक ही जो है मतलब पावर सेंटर के हाथ में थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। स्टेट भी कम्युनिस्ट पार्टी है, गवर्नमेंट भी कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी तो खैर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं था। All the high offices of administration were held by high officials of the Communist Party and nothing could be done against the wishes of Politburo and the Central Committee of the Communist Party। सिंपल वर्ड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, उसमें मेन पोजीशन या मेन ब्यूरोक्रेट्स कौन थे? सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वही थे। या जो पोलिट ब्यूरो है, इसके पोलिट ब्यूरो क्या है? हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की जो हाईएस्ट कमेटी होती है उसको पोलिट ब्यूरो कहते हैं कि भाई पोलिट ब्यूरो का मेंबर है ये। या फिर जो सेंट्रल कमेटी है उसके मेंबर, जो उसके मेंबर होते थे उन्हीं को अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स दिए होते थे, वही ब्यूरोक्रेसी का एंजॉय करते थे, अपनी करप्शन वगैरह करते थे। Nobody was allowed to criticize the policies and programs of the कम्युनिस्ट पार्टी। किसी को भी अलाउड नहीं था कि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अगेंस्ट बोले। तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे। नेक्स्ट है अमेरिकन रशियन हेजीमनी।
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, was federal state consisting of 15 republics and Russia was one republic out of these. यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे, जिसमें जिसमें रशिया भी एक रिपब्लिक था. Under the Soviet constitution, all the republics were given equal status and these republics were given the right to secede by constitution. सिंपल वर्ड्स में, जितनी भी ये 15 के 15 रिपब्लिक्स हैं उनको इक्वल स्टेटस दिया गया और उनको राइट दिया गया कि आप यही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हो और जब चाहे छोड़ भी सकते हो. मगर कोई जगह छोड़ने के लिए दबाव जो है वो एकदम मतलब इंटेंस था, ये तो आपको पता ही है. ठीक है, बट द फैक्ट वाज कंट्रेरी टू इट. उनको ये तो कह दिया गया कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, सबके सब इक्वल हैं, तुम जब चाहे इसको छोड़ के अपना वो कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो. बट रियलिटी में ऐसा नहीं था. रशियन रिपब्लिक was the largest in comparison to all other republics, had its supremacy over all the republics. जो रशिया है उसकी जो सुप्रीमेसी है वो बहुत ज्यादा थी. ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा था. मैं ये लाइन फिर से रीड करता हूँ, ध्यान से समझना इसको. रशियन रिपब्लिक was the largest in comparison to all other republics, had its supremacy over all the republics and the aspiration of republics were given no respect. रशिया जो था वो लार्जेस्ट था बाकी कंट्रीज के मुकाबले, बाकी रिपब्लिक्स के मुकाबले, और रशियन जो बातें हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और जो बाकी जो रिपब्लिक्स हैं उनकी एस्पिरेशंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी. दो द कल्चर ऑफ ईच सोवियत रिपब्लिक वाज डिफरेंट. हर एक रिपब्लिक का अलग अलग कल्चर था. येट नो अटेंशन वाज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कल्चर. उनके कल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कोई जोर नहीं दिया गया, कोई अटेंशन नहीं दी गई. दिस वाज द रीजन दैट एज सुन एज शुरू से पढ़ता हूँ. दिस वाज द रीजन दैट as soon as the different republics got an opportunity, जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिली, all these had declared themselves as independent states and the unity of the Soviet Union had fallen like house of cards. ताश के पत्तों की तरह एकदम बिखर गई. जैसे जैसे उनको मौका मिला, रिपब्लिक्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी आज़ादी हासिल करें, वैसे वैसे उन्होंने यूएसएसआर से अपने आप को अलग करके इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया. समझ की बात. तो ये भी एक रीजन था कि भाई रशिया अपनी बातें चलाती थी और बाकी रिपब्लिक्स की तरफ ध्यान नहीं देती थी. नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. Though the Soviet Union was successful to a great extent in competing with USA in the arms race, yet in return of it, it had to pay a great price. हालांकि ये मानना जाता है कि अमेरिका के साथ इसकी जो आर्म्स रेस, जो हथियारों की लड़ाई चल रही थी कि मैं ये बम बनाऊंगा, वो कहते मैं एक और बम बनाऊंगा, वो एक बम बनाते थे, ये कहते थे मदर ऑफ ऑल बम. ऐसे ऐसे नाम इन्होंने दे दिए कि मतलब लड़ाइयाँ एक टाइप की चल रही थी इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर के अंदर के अगर अमेरिका 10 बम बनाएगा तो हम 100 बम बनाएंगे, इस टाइप की. बट इसकी वजह से, ये जो आर्म्स रेस है इसकी वजह से जो रशिया है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, काफी कीमत अदा करनी पड़ी. कैसे? इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोवियत यूनियन वाज वे बिहाइंड in comparison to European nations and in comparison to European technique. The level of Soviet technique was quite low. बट इनमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पीछे चलेगी. सिर्फ हथियारों की टेक्निक थोड़ी ना होती है, और भी तो कई काम की टेक्निक होती है. ठीक है, दिस वाज द रीजन दैट सोवियत गुड्स वर नॉट दैट पॉपुलर इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो उनके जो गुड्स थे वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो उनके इतने ज्यादा एक्सपोर्ट आज के टाइम पे भी नहीं है. सिर्फ एक्सपोर्ट होता है तेल वगैरह, ये जो गैस गूस वगैरह, इसके एक्सपोर्ट्स पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, और हथियारों का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है. जो बाकी गुड्स हैं उनमें इतनी ज्यादा महारत हासिल नहीं है रशिया को. Along with Soviet Union had spent huge money on preparation of military weapons, as a result of which Soviet Union was not able to make progress in other areas and had failed to meet economic, social, cultural and political aspirations of the people. अब हर वक्त लड़ाई के लिए अपनी आर्मी को तैयार रखेंगे, नए नए वेपन्स पे फोकस करते रहेंगे, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? सारा पैसा तो भाई डिफेंस के ऊपर ही लगा दिया तुमने. तो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए. ये भी वीकनेस की एक वजह है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ गया. कैसे? दाउ आफ्टर सोशलिस्टिक या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन had made great progress in different areas, yet with the passage of time the speed of progress had slowed down. शुरुआत में जब सोशलिस्टिक सिस्टम या सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, मगर ये जो स्पीड है ये स्लो होती गई.
ठीक है. द पीपल हैड लॉस्ट interest in work because in socialistic order या socialist order no incentive was given to those who work very uh, who were hard working या who work very hard, कुछ भी ऐसे इंग्लिश लिख सकते हो. तो लोगों को ये था काम करें ना करें तनख्वाह तो मिलनी है, रोटी कपड़ा मकान तो सरकार ने गारंटी ली हुई है, और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था. तो आस्ता आस्ता उन्होंने काम स्लो कर दिया. As a result of all this, gradually the production had declined considerably in Soviet Union. Production गिर गई. On the other side, the wages of the laborers were increasing day by day, as a result of which their buying power was also increases. एक तरफ उनकी तनख्वाह तो बड़ी थोड़ी थोड़ी, अब तनख्वाह बढ़ गई मगर गुड्स जो है वो बन नहीं रहे, तो इसलिए जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो हो गई. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. वही वाली बात. एज अ रिजल्ट ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्निक, जो प्रोडक्शन टेक्निक थी वो नीचे चली गई या नीचे थी, फर्दर डेवलप नहीं कर पाए, सारा फोकस आर्मी के मिलिट्री के ऊपर था. लेस इंटरेस्ट इन वर्क, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन सोवियत यूनियन. एक तरफ तो बंदों की तनख्वाह बढ़ गई, सारों को काम दे दिया, सबके पास पैसे आ गए, जब सारे गुड्स खरीदने गए तो मार्केट में प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, इनएफिशिएंसी हो गई थी, तो जो गुड्स हैं उनकी कमी हो गई, स्कार्सिटी हो गई. The import of food items was increasing day by day and so many goods of daily use were being imported. रोजमर्रा की चीजें भी बाहर से इंपोर्ट होनी शुरू हो गई. ठीक है. All this had affected the Soviet economy badly. इससे इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ गया और पैसा इकोनॉमी से निकलना शुरू हो गया. During the end of the decade of 1970, the Soviet economy had shattered completely and development had come to standstill. 70s के टाइम पे जो है बेड़ा गर्क हो गया था जो रशियन इकोनॉमी है उसका, और इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. तो अब इसको कंक्लूड करते हैं. इन ब्रीफ वी कैन से as was the rise of Soviet Union as a power, so as the decline which was very quick. जैसे तेजी से ये उभर के सामने आई थी, डेवलप हुई थी, वैसे ही जमीन पे धड़ाम से गिर गई. ठीक है. Soviet Union had failed to maintain its growth rate which led to scarcity of consumer goods etc etc. तो वो अपने जो ग्रोथ है उसको मेंटेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की और काफ़ी सारी चीज़ों की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब कंट्री में वो चीज़ें जो हैं वो कम बनती हैं और बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं. तो स्लोली स्लोली इस टॉपिक में मैंने बताया कि किस वजह से जो सोवियत यूनियन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खो गई और वो वर्ल्ड पावर नहीं रहा. समझ की बात. हालांकि अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, मगर हम हिस्ट्री की बात करें कि जब यूएसएसआर था तो क्या हुआ था. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर. बाय बाय.